आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी के इस भाग यादें में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा, मानसी अपने पिता की डायरी पढ़ रही होती है और अपने जीवन की दुखद घटनाओं को देखकर रो रही होती है। आइए अब आगे। मानसी की आंखों में आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी डायरी को बंद किया और आंख बंद कर ली। कुछ धुंधली सी यादें उसके मानस पटल पर उजागर हो रही थीं। उसे महसूस हो रहे थे वो नन्हे नन्हे हाथ जो दूध पिलाते समय उसकी उंगलियां पकड़ लिया करते थे। उसके रुई की तरह कोमल से शरीर को अपने हाथों में लेते हुए हर बार उसके हाथ कांपने लगते थे। भूख लगने पर गोदी में लेते ही उसका दूध पीने के लिए बिचलना और ज़ोर ज़ोर से रोना मानसी को सब याद आ रहा था। मैं तो सो रही थी बेटू, जब तुझे मुझसे जुदा किया जा रहा था। मेरे माता पिता मेरे भले के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन माँ होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाई। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। फिर से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गालों पर लुढ़क गईं। आगे की बातें जानने के लिए मानसी ने फिर से डायरी खोल ली और पढ़ना शुरू किया। बेटा, उस घटना के बाद तेरे मामा की तबीयत खराब रहने लगी। शायद उस बच्ची के साथ बुरा करने का गिल्ट उसको खाए जा रहा था। उनकी खुद की 3 बेटियां थीं और वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी किसी बेटी को अपने गले से नहीं लगाया, उनको प्यार नहीं किया, शायद कर ही नहीं पाए। वो छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे। कभी उन्होंने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया था। जब हम उनकी खैरियत पूछने उनके घर गए तो वो मेरे पैरों में गिरकर बुरी तरह रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। हमने उनसे कारण पूछा पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो शांत ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गहरा सदमा लगा है उनको। बहुत पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर हम दुखी मन लिए लौट आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनसे नहीं रहा गया तो एक दिन वो हमारे घर आए और गहरे अपराध बोध से भरकर कन्फेस किया और बताया कि उस बच्चे को उन्होंने किसी जंगल में नहीं छोड़ा था, उन्होंने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। उस दिन उस बच्ची के बारे में उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी। अपना पाप स्वीकार करने के बाद तुम्हारे मामा की अवस्था में थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन फिर उनकी मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। लोगों से सुना था कि अगर मन में कोई बात रह जाए तो वो किसी से ना कह पाए तो वो बात आदमी को घुन की तरह खा जाती है। तो या तो वो बात किसी को बता देना चाहिए या लिख कर रख देनी चाहिए। बस उसके बाद मैंने अपने दिल का बोझ को कम करने के लिए डायरी लिखना शुरू किया और मैंने ठान लिया कि मैं इस सारी घटना को एक डायरी में लिख कर जाऊंगा, ताकि जब ज़रूरत पड़े ये तुम्हारे काम आ सके। जब मैं भी कुछ लिखने बैठता मेरे सीने में तेज़ चुभन होती। शायद ऊपर वाला मुझे उस बच्ची के दर्द का एहसास दिलाता था और एक बार तो मैं दर्द झेल नहीं पाया और मुझे हार्ट अटैक पड़ा। लेकिन मुझे सही समय पर तेरी मम्मी ने अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया, लेकिन गहरे अपराध बोध से मैं बच नहीं पा रहा था। कहते हैं ना कि कर्म इंसान का अंत तक पीछा नहीं छोड़ते। मैं जानता था एक ना एक दिन यह पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है मुझे तुमसे कुछ कहने का मौका भी ना मिले। इसीलिए मैंने सब कुछ लिख कर रख दिया, इस डायरी को तुम्हारी माँ के सुपुर्द कर दिया और उसको कसम दी कि जब तक खुद मानसी ज़िद करके तुमसे इसके बारे में कोई पूछताछ ना करे तब तक उसे कुछ मत बताना। बेटा, अब जबकि तुम जान चुकी हो तुम्हारी बच्ची मरी नहीं है, जिंदा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो उस बच्ची को अपने घर वापस ला सकती हो और अगर तुम उन लोगों से बदला लेना चाहो तो वो भी ले सकती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया था। तो तुम्हारे पास आज सारे सबूत हैं जो तुम्हारे इस केस को आसान बना देंगे। लेकिन एक पिता होने के नाते मेरा आज भी यही कहना है कि पुराने ज़ख्म को कुरेदना कोई समझदारी नहीं। सब कुछ भुलाकर अपनी आज की ज़िंदगी पर ध्यान दो। बेटा, अपने माता पिता को माफ़ कर देना और अपने अमर मामा को भी। अपने परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को हमेशा हमेशा
सुरक्षित और खुश रखें। एक लंबी सांस लेकर मानसी ने डायरी बंद कर दी। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर, अरमान बेटा आज तुम ऑफिस चले जाना, मुझे किसी काम से राजस्थान जाना है। मानसी अपने बेटे से बोली। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है मॉम? हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो, शाम तक लौट आऊँगी, बस तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे, फिर ऑफिस निकल जाना। ओके मॉम। थोड़ी ही देर में मानसी की कार एयरपोर्ट के लिए सड़क पर फर्राटे से दौड़ रही थी। मानसी टाइम से पहले पहुंच गई, तभी फ़्लाइट उड़ने में 1.5 घंटा बाकी था। मॉम मैं रुकूं या निकल जाऊं? तुम जाओ बेटा और टाइम से ऑफिस पहुंच जाओ। कोई परेशानी आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। वैसे तो मदद के लिए सुहानी तो है ही वहाँ। ओके मॉम, बाय बाय बेटा। सुहानी ऑफिस में अरमान को देखकर चौंक गई। मैडम कहाँ हैं? वो ऑफिस नहीं आएंगी? क्या हुआ, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप क्यों आए हैं आज यहाँ? कोई फ़ाइल लेने आए हैं? कौन सी फ़ाइल चाहिए बताइए, मैं निकाल देती हूँ। स्टॉप बस करो, कितने क्वेश्चंस करती हो तुम? मेरा मतलब है आप। अरमान उसका उतावलापन देखकर हंसते हुए बोला। मुझे एंजाइटी हो जाती है, बताइए मुझे प्लीज़, मैडम क्यों नहीं आई? वो किसी ज़रूरी मीटिंग में राजस्थान गई हैं। अरमान प्यार से उसकी ओर देखता हुआ बोला। इसलिए आज उन्होंने ऑफिस में मुझे भेजा है, वो रात तक वापस आ जाएंगी। आज आपका कोई काम नहीं, आप आराम से बैठो, क्लाइंट को मैं देख लूँगा, आप रिलैक्स करो। रिलैक्स क्यों रहूँ मैं? अपनी नज़रें झुकाकर भोला सा मुँह बनाकर बोली सुहानी। मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, फ्री बैठने के नहीं। हाँ मुझे मालूम है। अच्छा ठीक है, मैं बीच बीच में आपको कोई काम बताता रहूँगा, ठीक है? अब अरमान उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। हाँ अब ठीक है, चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? कुछ लाऊं मैं आपके लिए? मैं पियन को बोल दूँगा, आप परेशान मत हो। नहीं आप मुझे बताइए, वरना मैडम बोलेंगी मेरे पीछे से मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा। सुहानी ने बड़े प्यार से बोला। ओके बाबा, 2 कॉफ़ी ला दो। तो क्यों? सुहानी ने मुंह बनाकर पूछा। एक मेरे लिए और एक आपके लिए। है मेरे लिए भी? सुहानी ने हैरानी से नाक चढ़ाकर पूछा। क्यों, आप कॉफ़ी नहीं पीती? मैं कड़क चाय पीती हूँ, अदरक इलायची वाली, वो पसंद है मुझे। हाँ तो ठीक है, 2 चाय ही ऑर्डर कर दो। आज मैं भी अदरक इलायची की चाय का मज़ा लेकर देखता हूँ। अरमान प्यार से उसकी ओर देखता हुआ बोला। सुहानी वहाँ रुकी नहीं, तेज़ी से बाहर निकलकर पेंट्री की ओर बढ़ गई। धन्यवाद। इस कहानी का ये पार्ट यहीं तक। अगला पार्ट हम जल्दी ही आपके लिए पोस्ट करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।